नेताजी के साथ हम साथ ही थे। सुप्रीम हेडक्वार्टर में था। मैं पहले तो सिंगापुर में कैद हुई थी। बाबा 103 साल उम्र पूरी कर चुके हैं आज। 104वीं में इन्होंने अपना कदम रखा है जी। हम मौजूद हैं उस शख्स के पास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में रहे थे। सिंगापुर में 5-6 महीना अच्छा, कैदी रहे जापान के। डेली जाएंगे, बिगड़ी हिंद बनाएंगे। सुभाष का ये कहना है चलो दिल्ली चल के रहना है। और महात्मा गांधी को कहा करते कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलेगी नारे लगाने से, आज़ादी तो खून बहाने से मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और मैं हूं अमित अमन। आज एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जिसका अगर आपको पता लगेगा तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हम मौजूद हैं उस शख्स के पास जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ आजाद हिंद फौज में रहे थे और उन्हीं में से वो शख्स मंगल सिंह यादव भी कह सकते हैं आप उनको, मंगल सिंह कौशल्या भी कह सकते हैं। वो आज भी जीवित हैं और उम्र हो गई है 103 साल। आपके सामने यहाँ पे मौजूद हैं। कोसली गांव से ये बिलोंग करते हैं, रेवाड़ी जिला इनका है। तो आज आप इनको देखें, 103 साल की उम्र में भी ये हो सकता है कि थोड़ा इनको सुनना कम हो गया हो, थोड़ा दिखना कम हो गया हो, लेकिन जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो आज भी उतना ही काम कर रहा है। था उस समय ये आजाद हिंद फौज में रहे और उसके बाद में 4 लड़ाइयां इन्होंने देश के लिए और लड़ी हैं, जिसमें 1948 की लड़ाई थी, 1962 की लड़ाई थी, 1965 और 1971 की लड़ाई में भी ये सेना में शामिल रहे। आदमी थे इस गांव के, कोसली गांव के आईएनए में। मैं अकेला युवा के। बाद में रास बिहारी बोस जो कि अपने वो फांसी टूटा था ना, ये भगत सिंह, हाँ जी, इस पार्टी का आदमी था। अच्छा, वो जापान में निकल गया था। बाद में ब्रिटिश को पता चला तो उन्होंने कहा कि हमारी शरण में आ गए, हम नहीं थे। वो वहीं का बाशिंदा बन गया, शादी कर ली उधर ही। अच्छा, तो पहले तो सब उसने खड़ी की थी ये। अच्छा, अच्छा, नेताजी तो हिंदुस्तान से जर्मनी गई, जर्मनी से जापान गई, जापान का प्रधानमंत्री, आर्मी का जनरल रिटायर हुआ, वजीर बना, वो बना हुआ था जी, प्रधानमंत्री। वो अपने साथ लेकर के सिंगापुर में आए थे। उन्होंने आईएनए खड़ी की थी, लेकिन कुछ दिन के बाद अफसरों ने सोचा कि भाई ये तो यहाँ का बाशिंदा बना हुआ है, इसका कैसे विश्वास किया जाए, ये जापान से मिला हुआ होगा। इन्होंने अफसरों ने इनकार कर दिया कि भाई हमको विश्वास नहीं जी। बाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस कैसे गया, उन्होंने वहाँ सवाल किया था अफसरों ने, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये बात पूछने की नहीं है, पूछो मत मेरे से कैसे आया। अफसरों ने कहा साहब आप कैसे आए, कहने भाई ये बात पूछने की नहीं है, ये बात कभी भी मत पूछना मेरे से, मैं कैसे आया। तो फिर नेताजी पहुंच गए वहाँ, फिर दोबारा खड़ी हो गई आईएनए। और वहाँ के लोगों ने बहुत मदद की थी जी। 25 ईस्ट एशिया के 25 देश थे ये जी। इन देशों में भी बड़ा हुआ कि हिंदुस्तानी फौज जो आज़ादी के लिए जापान के साथ मिलकर उन्होंने भी काफ़ी मदद की, जापान को ने भी मदद की। वो
आखिरी में साहब अंग्रेज 6 देशों की आर्मी एक तरफ थी, जापान एक तरफ था, लेकिन फिर भी काबू में नहीं आया। जी। फिर अमेरिका ने एटम बम इस्तेमाल किया, इसमें जापान के लाखों आदमी मर गए थे। जी। जापान ने हथियार डाल दिए। आईएनए भी हथियार डालने थे, आईएनए की इतनी ताकत कहाँ थी। हथियार डालने के बाद साहब अंग्रेज़ों ने जो सिंगापुर में थी आईएनए, वो सिंगापुर की जेल में बंद कर दी। बर्मा में थी, वो बर्मा की जेल में बंद कर दी, सेंट्रल जेल में। 6 महीना, कोई 6 महीना रहा, कोई 7 महीना रहा। जेल में से निकाल करके फिर इनके सेंटर में, हमारा सेंटर जो था, मैं एमपी में था, लखनऊ में था हमारा सेंटर। जी। तो बर्मा से कलकत्ता जाए, कलकत्ता से फिर रेल में बिठा करके और हमको लखनऊ ले गए। जी। लखनऊ में करने के बाद 1 हफ्ता रखे वहाँ, इंक्वायरी होती रही। 1 हफ्ता के बाद रेलवे बांट दे करके जाओ अपने घर को। जी। कोई गवर्नमेंट सर्विस नहीं कर सको। 46 के शुरू में आए थे हम, और सन 47 के 8वें महीने फिर देश आज़ाद हुआ था। देश में पहले कोई फैक्ट्री नहीं थी, दाढ़ी बनाने की भी फैक्ट्री नहीं थी, ये भी दूसरे देश से आती थी। मेड इन इंग्लैंड, मेड इन यूएसए। कोई इतना रोजगार नहीं था। ये कपड़े के मिल थे थोड़े से, और कोई देश में नहीं। क्यों? वो चाहते थे हिंदुस्तानी जितने गरीब रहेंगे, जितने दबे रहेंगे, तब तक हमारा राज रहेगा, और तब ये इनमें ताकत आ जाएगी तो हमारा राज नहीं रहेगा। लेकिन वो तो कुदरत का खेल। उन्होंने जो अन्याय किया था सरकार ने, अंग्रेजों ने, उसका बदला तो भगवान ने चुकाना ही था। आखिरी में साहब देश आज़ाद हो गया। अब बतलाते तो ये है कि उसके साथ एक पाकिस्तान में कर्नल था, उसका सेक्रेटरी मुसलमान, नेताजी का। उनके बयान तो यही थे कि नेताजी और 2-3 अफसर जापानी उस जहाज़ में थे, पीछे जा रहे थे, उस जहाज़ में आग लग गई। आग लगने से सब उसी में जल गए। अच्छा। तो ये नहीं पता क्या भगवान का करना, कैसे क्या हुआ वो कुछ नहीं। सन 48 में कश्मीर की लड़ाई में हाजिर था। सन 62 में चीन भारत की लड़ाई हुई, उसमें हाजिर था। और 65 में पाकिस्तान हिंदुस्तान की लड़ाई हुई, तब मैं हाजिर था। सन 71 में लड़ाई हुई, उसमें हाजिर था। मैं सन 74 के जनवरी में पेंशन आया था। हमारे साथ जेल में 10,000 थे हमें, बर्मा की जेल में। याद आता। हाँ, मलेशिया देश में, सिंगापुर में, ईस्ट एशिया के 25 देश छोटे छोटे, जैसे मलाया, सिंगापुर, जावा, सुमात्रा, हांगकांग, तिमोर, तो यूँ करके 25 देश थे। उन 25 देशों पर कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तानी 2 ब्रिगेड रखे हुए थे अंग्रेज़ों ने। वो पुलिस से कंट्रोल नहीं करते थे, वो आर्मी से करते थे। हिंदुस्तान भी जहाँ कुछ गजब करता है, आर्मी आकर के दबाती थी जी। और तभी उनका राज चला इतने दिन। 25 देशों से जापान का व्यापार था, और अंग्रेज़ों के गुलाम थे। उन्होंने इतना टैक्स बढ़ा दिया जापान के सामान पर कि जापान का व्यापार ठप हो गया। अब मजबूरी में जापान गवर्नमेंट को फिर अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़नी पड़ी जी। खुशी से कोई नहीं लड़ाई लड़े। जब बिल्कुल उनका ठप हो गया व्यापार जापान का, तब पहले जर्मनी ने लड़ाई की थी इसी बात पर। उधर मुसलमानों के देश थे, अंग्रेज़ों के गुलाम थे। जर्मनी पर टैक्स लगा दिया था, जर्मनी का व्यापार ठप हो गया था। जर्मनी ने फिर लड़ाई करनी पड़ी अंग्रेज़ों के साथ। ये बात
हिंदुस्तानी एक सिपाही की 15 रुपये तनख्वाह, अंग्रेज की 100 रुपये तनख्वाह। हिंदुस्तानी सिपाही की बारक में कोई लाइट नहीं, कोई बिजली नहीं। उनकी बारक में रहते थे जहाँ पंखे चलते थे, लाइट थी, जनरेटर चलते थे उनकी में। हिंदुस्तानी के लिए कुछ भी नहीं था। उनके सिपाही कभी ट्रेनिंग में जाते थे गाड़ियों में बैठकर, हिंदुस्तानी पैदल। जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो देश के मालिक बनना चाह रहे हैं। जिन्होंने किया था वो कुछ भी नहीं। उनकी तो यही था कि हमारा देश खूब फले फूले। हर आदमी देश में, हर आदमी, हर देश का नेता ईमानदार हो, सच्चा हो। ईमानदार नहीं, ये देश के जो नेता है छोड़, हमारा इज्जत, हमारा मान जो पढ़े लिखे आदमी वही जानते हैं, अनपढ़ आदमी नहीं जानते। हम कितनी कीमत के आदमी हैं। सही बात। नेताजी कहा करते रहे, हम आज़ादी नहीं देखेंगे, हमारे आने वाली संतान तो देखेगी। नजरबंद थे वो हिंदुस्तान में। यहाँ से गए जब, इधर से जर्मनी की अंग्रेज़ों की लड़ाई हो रही थी उस वक्त। कैसे जर्मनी में गए, जर्मनी से जापान में गए, जापान से फिर जापान का प्रधानमंत्री लेकर के सिंगापुर में आया था। उनको खतो किताबत हमारे बंद हो गई थी। 5 साल 6 महीना कोई खतो किताबत नहीं। घर वाले तो मरा ही समझते थे कि भाई मर गए, उनके चिट्ठी पत्र बंद हो गई। इनके हवाई जहाज जाते थे अंग्रेज़ों के, दिन में भी रात में भी बमबारी करके आते थे। बर्मा में, सिंगापुर में नेताजी के लिए कुर्सी टेबल लगा रही थी और बाकी नीचे ज़मीन में गया। भाई ये किसके लिए कहना साहब के भाई, जब आप नीचे बैठ कर खाओगे तो मैं टेबल पर, इसको हटा दो, नीचे बैठ। जब इनके अंदर, उनके अंदर इतना प्यार था तो दुनिया उनके लिए मर रही थी। झांसी रजमत खड़ी की थी उन्होंने, 15-20 लड़की थी उसमें। लड़की कंधे पे राइफल धरकर सिंगापुर शहर में, बर्मा में घूमती थी कि लोगों को, सियोल की वहाँ की पब्लिक को दिखाते थे कि हम कितना। पब्लिक ने बहुत ज़्यादा मदद की थी पैसे की वहाँ। हम तो भाई अंग्रेज़ों के नौकर थे, हमको तो जगह देते ही थे। फौजियों को तो हम अंग्रेज फौज पर ही राज कर रहे थे। और क्या राज किस पर कर रहे थे? महात्मा गांधी को पलवल जाना था जलसे में, तो महात्मा गांधी ने फर्स्ट क्लास का टिकट ले रखा था। तो दिल्ली का जो डीसी था पहुंच गया, अंग्रेज था, कि हिंदुस्तानी फर्स्ट क्लास में नहीं बैठ सकते। महात्मा गांधी कहला भाई हिंदुस्तानी 3rd क्लास में तो बैठ सके थे। फर्स्ट क्लास का टिकट था, 3rd क्लास में बैठ के पलवल लाया था कि जाए नहीं जलसे में किसी तरह रुकावट डालते थे। ये हमारे मेव जो है हमारे इलाके में, ये मेव सब पाकिस्तान में चले गए थे। इनके पाकिस्तान के बोर्ड थे, लेकिन वहाँ उन पाकिस्तान वालों ने इनके साथ नफरत करी, इनको नहीं किया। फिर ये वापस आए थे। हमारे मुसलमान थे यहाँ, 20 गांव थे मुसलमानों के यहाँ हमारे इलाके में। इंदिरा गांधी ने दिया एक ताम्रपत्र, एक बंसीलाल ने दिया, एक देवीलाल ने दिया। कट्टर ने ताम्रपत्र दिया था। वो सबसे पहले राष्ट्रपति हाथ मिला हुए, उसके पीछे प्रधानमंत्री, उसके पीछे गृह मंत्री, तीनों बड़े मंत्री हाथ मिला हुए। 6ठे महीने में डीसी साहब आए थे हमारे यहाँ। डीसी साहब, एसडीएम, तहसीलदार, तीनों यहाँ सम्मानित करके गए थे मेरे को घर पर आकर। जी, मेरा नाम करमवीर है जी। करमवीर जी, मैं इनका पोता हूँ जी। और इनके 2 लड़के हैं,
बड़े धर्मवीर जी। और छोटे उदय सिंह जी। जी, तो आप लोग इनके साथ में पूरा दिन रहते हैं, बचपन से आप लोग इनके साथ रहते आए। हाँ जी। तो क्या कुछ बताते हैं, क्या आपको बताते हैं कि आज़ाद हिंद फौज के बारे में कैसा माहौल था, क्या कुछ था? दादाजी बताते हैं जी, उस समय जो माहौल था और अभी जो माहौल है, उस समय बहुत तरह की बंदिशें थी और अब तो आदमी जो है अपनी मनमर्जी का कुछ भी कर सकता है। जी। पहले कुछ भी सुख सुविधाएं नहीं थी, अब तो बहुत सुविधाएं हो गई हैं मानव जीवन के लिए। और जो समय इन्होंने देखा बड़ा मुश्किल और कठिन समय था। थला के बाबा के जो साथी थे, खेत लगता है, वो बोले अरे भाई मंगल कल वहाँ भर्ती है दादरी, चलेगा? बोला भाई चलांगा देखने। तो बाबा वहाँ गए उनके साथ, तो बिना टिकट ही गए थे। घर पे बाबा आए, बोले अपनी माँ से जो हमारी परदादी हुई उनसे कि माँ भर्ती देखने जाऊँ कि पैसा दे ली है तो दे दो। बोले बेटा मेरे पास तो जहर खान ने पैसा दे ली नहीं। तो विदाउट गए वहाँ स्टेशन पे, जैसे दादरी ट्रेन रुकी उतरे, थोड़ी देर इन्होंने बैठना पड़ा कि वहाँ टिकट चेक कर होते थे एग्जिट पे कि भाई वो टिकट चेक करेंगे उसके बाद ही निकलेंगे। और उधर स्टेडियम में जो है वहाँ भर्ती थी। पहली बार तो वहाँ भर्ती हुए, दूसरी बार यहाँ कोसली ही भर्ती हुए स्टेडियम में, और तीसरी बार रोहतक हुए थे जी। और यहाँ रोहतक पुलिस में भी भर्ती हुए थे, 6 महीने ही की थी। बाबा को वो नौकरी पसंद नहीं आई जी। बाबा ने 8 साल तो एएससी में एमटी में नौकरी की और 16 साल डीएससी डिफेंस सर्विस कोर में नौकरी की। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ भी लगभग 6 महीने 8 महीने कुछ रहे हैं। और 6 महीने इन्होंने रंगून जेल में जो है सजा कैदी रहे हैं। और जी वो जो दुर्घटना हुई नेताजी के साथ, उसका भी अभी कुछ ये नहीं पता कि भाई वो की गई थी या हुई, क्या कुछ हुआ किसी को नहीं पता जी। बाकी नेताजी के बहुत चर्चा होती थी, इनकी आंखों में पानी आ जाता है जी। सरकार ने जो है इनको बहुत सम्मान दिया। बसों में भी जो है इनका सीट रिजर्व है, एक बंदा साथ में जा सकता है। ट्रेनों में भी जी राजधानी हो शताब्दी हो, एक बंदा साथ जा सकता है इनका सेवक। और एक दिन का साल में हवाई पास है इनका। नाम बताओ पहले। मेरा नाम श्वेता है। तो दादा की जो बाबा है उम्र कितनी होगी फिलहाल? हमारे बाबा की आज 103 पूरी होके 104 साल में लग गए। उसके जन्मदिन पे ही आप लोगों को बुलाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक चीज ये बताओ आपकी, अब जो बाबा की केयर है वो कैसे एक बच्चे की तरह करते हैं? कैसे? हाँ जी बिल्कुल बच्चे की तरह करते हैं। जैसे सुबह बाबा को उठा के चाय देना, पहले खाली पेट पानी देना गरम, फिर उसके बाद चाय देना। यूं होता है, बिठा के चाय वाय पिला के सारे दिन, कभी हीटर चलाना, कभी पानी की बोतल गर्म करके देना, कभी अंगारों की आंच करके चारपाई के नीचे रखना। बिस्तर है वो भी काफ़ी मजबूत करके रखा है। जब भी टॉयलेट वगैरह करते हैं तो चेंज करते रहते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो डाइपर वगैरह भी लगाते हैं। तो बाबा की वजह से गर्व तो बहुत होता होगा आप लोगों को, क्योंकि बड़े बड़े जो लोग हैं वो इनको बुलाते भी जी हैं। बाबा की कृपा है, बस सब कुछ बाबा का ही आशीर्वाद है घर में। हम तो ये चाहते हैं कि आज जैसे जन्मदिन मना रही हूँ ना, अगली साल भी आए और अगली साल भी आए, ताकि फिर से हम आप लोगों को बुलाएं। वरना तो आप लोग कोई भी नहीं आता घर पे, आपको पता है ऐसे तो हमने एक छोटा सा बाबा के लिए थोड़ा सा किया है जन्मदिन के उसमें। ना जी, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अच्छी बात है आपकी। तो आप देख सकते हैं कि जो घर वाले हैं वो भी इन पर गर्व कर रहे हैं और पूरे देश को इनके ऊपर गर्व करना चाहिए, क्योंकि उस समय पे जब सुभाष चंद्र बोस के समय से ये यहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ ही रहे हैं, तो देश के लिए ये किसी कोहिनूर से कम नहीं है और देश को इन जैसे लोगों पर गर्व करना चाहिए। और आज भी इनका सम्मान देश में उतना ही बना हुआ है। लेकिन इन्होंने बहुत सी बातें ऐसी भी बताई हैं कि उनके ऊपर भी गौर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।